हेलो फ्रेंड्स, आज हम द इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 36 टू 71 बताएंगे। इसमें से लास्ट पार्ट में हमने 35 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो इम्पॉर्टेंट थे, जो जुडिशियल एग्जाम्स में आते हैं। इसमें से हम 36 क्वेश्चंस और बताएंगे जो कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें से क्वेश्चन 36 अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, द फैक्ट डिस्कवर्ड मीन्स। सेक्शन 27 के तहत जो फैक्ट डिस्कवर्ड होते हैं, जो फैक्ट डिस्कवर्ड का मीनिंग क्या है, इसके बारे में पूछा है। तो इसमें इसका मीनिंग होता है द नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड एज टू द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेस। उसके स्थान और उसके बारे में, अक्यूज्ड के बारे में जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज है, उसको जो उसको पता है, उसको हम फैक्ट डिस्कवर्ड कहते हैं। कि उसके बारे में पता करना ही फैक्ट डिस्कवर्ड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37, a person after committing crime confesses while intoxicated the commission of crime under Indian Evidence Act. This confession is relevant and admissible too. अगर कोई कन्फेशन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन से रिलेटेड है? हमने इसको सेक्शन 29 में पढ़ाया था। सेक्शन 29 में क्योंकि एडमिसिबल क्या होगा, एडमिसिबल में क्या किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज्ड इज एडमिसिबल अगेंस्ट द अदर को अक्यूज्ड। जो अदर को अक्यूज्ड है उसके बारे में किसी अक्यूज्ड के द्वारा जो एडमिशन कर लिया जाता है उस अक्यूज्ड के द्वारा, तो वो किस सेक्शन में था? हमारा सेक्शन 30 में था। कि वो सरकारी गवाह के लिए हम बात कर रहे थे कि वो बन जाता है तो कोर्ट क्या करेगी उसके लिए, उसके बारे में पूछा, तो वो हमारा सेक्शन 30 में था। क्वेश्चन नंबर 39, अंडर विच कंडीशन a court may take into consideration of confession of the accused against himself and another person। किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो कन्फेशन है उसके लिए क्या कहा गया? इफ दे आर ट्राइड ज्वाइंटली फॉर द सेम ऑफेंस। अगर उन दोनों ने मिल करके उस ऑफेंस को, उस घटना को अंजाम देने के बारे में किया है तब। क्वेश्चन नंबर 40, द एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एक्सेप्शन ऑफ द हियर बाय रूल अंडर। इसमें से हमने किन रूल के अंदर में था? 32 और 33। सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33 इनमें था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ए डाइंग डिक्लेरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? डाइंग डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या है? कैन फॉर्म द सेल बेसिस ऑफ कन्विक्शन विदाउट एनी corroboration by independent evidence। ये होता है इसमें। सेक्शन 41 में कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या है? तो कैन फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन विदाउट एनी corroboration बाय इंडिपेंडेंट एविडेंस। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र जो साक्ष्य दिए जाता है वो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 42, टू बी एडमिसिबल ए डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन कब एडमिसिबल होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में कि डाइंग डिक्लेरेशन कब एडमिसिबल होगा। मस्ट बी मेड टू एनी पर्सन
वो किसी एक के द्वारा बताया जाए। किसके किसके द्वारा? ए डॉक्टर के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, फ्रेंड और नियर रिलेटिव, मित्र या कोई करीबी के द्वारा ये चीज बताई जाए, तब वो एडमिसिबल होगा। इसमें सेक्शन 42 में कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल कब होगा। क्वेश्चन नंबर 43, अंडर सेक्शन 32 ऑफ द एविडेंस एक्ट, a statement of a person who is dead to be admissible। dead, अभी हमने इसके जस्ट बिफोर बताया कि डेड का कब एडमिसिबल होगा, मस्ट रिलेट टू द accused of his own death। अब क्वेश्चन नंबर 44, necessity rule regarding the admissibility of evidence is contained in, किस सेक्शन में बताया गया था? ये तो बहुत इजी था, इस सेक्शन 32 में था कि नेसेसिटी और रूल रिगार्डिंग, नेसेसिटी रूल का किस में था? सेक्शन 32 में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसमें सेक्शन 32 इसमें क्लियर किया गया था। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 45, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द एक्सपर्ट ओपिनियन इज रिलेवेंट। एक्सपर्ट ओपिनियन की रिलेवेंट, एक्सपर्ट ओपिनियन कब ली जाएगी? साक्ष्य का, जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, वॉइस का है, इन सब का हैंड, जो एक्सपर्ट के द्वारा किया जाएगा, एक्सपर्ट के द्वारा जो उसकी ओपिनियन लेने का किस सेक्शन में था? सेक्शन 45। सेक्शन 45 में था एक्सपर्ट की ओपिनियन लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज नॉट रिलेवेंट। किसी ओपिनियन की एविडेंस रिलेवेंट कब नहीं होगी? ऑन पॉइंट ऑफ द इंडियन लॉ, भारत इंडियन लॉ के अनुसार पॉइंट इसमें बताया था हमने कि कोई फोटो कॉपी है, अगर सर्टिफाइड नहीं है और फोटो कॉपी से वो एविडेंस ले लेता है और ले करके देता है, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसको सर्टिफाइड मतलब सेकेंडरी एविडेंस या प्राइमरी या मूल कॉपी से उसको करना पड़ेगा, तभी वो एडमिसिबल होगा। अगर मूल से उसने उसको नहीं किया है तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 47, अ विटनेसेस हु इज अनेबल टू स्पीक, जो बोल नहीं सकता, गिव्स हिज एविडेंस बाय राइटिंग इन ओपन कोर्ट, एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम्ड टू बी। अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता तो वो लिखित एविडेंस दे सकता है, ये सेक्शन में आया था। अगर लिखित एविडेंस देता है तो वो उसका एविडेंस क्या कहलाएगा? ओरल एविडेंस कहलाएगा। उसका एविडेंस क्या कहलाएगा? ओरल एविडेंस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872 मस्ट इन ऑल केसेस बी। वो जो हमने अभी जस्ट बिफोर एक्सप्लेन किया कि ओरल एविडेंस जो अंडर सेक्शन 60 में कहा गया है, वो कब? मे बी प्रेज्यूम्ड बाय कोर्ट, अगर वो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है, कोर्ट मान लेती है, तभी वो उसका एक्सेप्टेंस होगा, अदरवाइज एक्सेप्टेंस नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रूव्ड बाय। कंटेंट्स जो होते हैं वो किसी डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ कैसे किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंटेंट्स के प्रूफ करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस होना चाहिए, सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस मीन्स ओरल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। प्राइमरी एविडेंस मीन्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सेकेंडरी एविडेंस मीन्स उस ओरिजिनल की सर्टिफाइड कॉपी, वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50, फॉर प्रूविंग एग्जीक्यूशन ऑफ द रजिस्टर्ड विल, रजिस्टर्ड विल को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन सेक्शन आया था, तो उसमें एक्सप्लेन किया गया था, इट इज नेसेसरी टू कॉल एट लीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेसेस। अगर उसे प्रूव करना है, पहली बात तो जिसने विल किया वो है नहीं, तो उसका कम से कम एक विटनेस, जो उसमें 2 विटनेसेस लगते हैं विल में, कम से कम एक विटनेस उसको प्रूव करेगा यस इस व्यक्ति ने स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ मन चित्त की दिशा में इसने अपनी इच्छा से ये चीज किया था, इस पर कोई जोर दबाव नहीं था और उसी के द्वारा वो किया गया था। क्वेश्चन नंबर
51 इन विच सेक्शन डिफाइंस पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट किस सेक्शन में डिफाइन किया गया था? सेक्शन 74 में। सेक्शन 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट किया गया था। जैसे इसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि जैसे नगर महापालिका वहाँ जन्म मृत्यु प्रमाण रजिस्टर है, तो उसकी अगर कापी मांगी जाती है, स्कूल का अटेंडेंस, स्कूल का रजिस्टर है जिसमें दाखिला रजिस्टर्ड, एडमिशन का रजिस्टर है, उसकी कापी कोर्ट मांगता है तो वो सर्टिफाइड करके उस समय प्रेजेंट अधिकारी जो वहां पर है वो देता है, वो उसका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52 पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कैन बी प्रूव्ड बाय। सेकेंडरी एविडेंस कैसे प्रूव किया जाए? उसकी सर्टिफाइड कॉपी के द्वारा। सर्टिफाइड कॉपी ही सेकेंडरी एविडेंस कहलाती है और सेकेंडरी एविडेंस जो है उसके द्वारा उसको प्रूव किया जा सकता है कि उसमें कैसे क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 which section of the Indian Evidence Act is not on shifting of burden of point? शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ पॉइंट, इसमें से सेक्शन 101 में था ये। अब शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ क्राइम, क्रिमिनल केसेस में क्या होता, सपोज करते हैं कि किसी के पास में कोई नाइफ, कोई चाकू बरामद होती है और वो चाकू जिसके पास बरामद हुई उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये हमारे पास चाकू आई कहाँ से। शिफ्टिंग मीन्स वो दूसरे को प्रूव नहीं दे सकता, वो दूसरे को नहीं दे सकता प्रूव करने के, ये उसके पास है, वो ऐसा नहीं, वो स्वयं उसको प्रूव करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा। इसके बाद में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 द प्रेजम्पशन ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ लाइफ इज कंटेन्ड इन। Life is contained in the presumption of continuance of life. Continuance of life is contained in section 107 में था, ये section 107 में था। Question number 55 for presumption of death under section 108 of the Indian Evidence Act 1872 the person is so to be not heard for a period of, जिस व्यक्ति को किसी ने देखा ना हो, सुना ना हो और वह व्यक्ति को डेथ डिक्लेयर की जानी हो कि वो मर चुका है, तो वो कम से कम कितने साल से न सुना गया हो, न देखा गया हो, न उसे पता चला हो, ये इसके बारे में पूछा। तो कितने साल हमने बताया था? 7 ईयर्स। 7 साल से कम ना उसके बारे में सुना गया हो और ना ही देखा गया हो। क्वेश्चन नंबर 56 द प्रिंसिपल दैट possession of prima facie proof of ownership of is provided under which section of the Indian Evidence Act? The principle of possession of prima facie, जो possession का prima facie proof है वो किस सेक्शन में डिफाइन किया गया था? 110 में। सेक्शन 110 में डिफाइन किया गया था कि इसका prima facie क्या था। क्वेश्चन नंबर 57 Section 112 of the Indian Evidence Act 1872 provides for। Section 112 क्या प्रोवाइड करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का? सेक्शन कौन सा? 112। 112 सेक्शन इसका कहता है प्रेजुम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी। प्रेजुम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी के बारे में इसमें बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 सेक्शन 112 of the Indian Evidence Act applies when there is dispute regarding, किसके बीच में डिस्प्यूट होना चाहिए? सेक्शन 112 of the Indian Evidence Act paternity of child, paternity of child, paternity of child में बताया गया था कि उसमें से कैसे होगा, या अब तो उसका डीएनए टेस्ट होता है। पहले था इस सेक्शन में हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर उसका डिवोर्स हो जाता है तो कितने दिन के बीच में उसको बच्चे का वो जन्म होना चाहिए। अगर जुडिशियल सेपरेशन हो गया है तब कितने दिनों के बीच में बच्चा होना चाहिए, या तो वो वहां पर पहुंचता हो तब उसका प्रेगनेंसी हुई हो। इसके बारे में एक्सप्लेन किया था इस सेक्शन में। Question number 59 under which section of the Indian Evidence Act the presumption to be abetment of suicide
by a married woman is dealt. सुसाइड का मैरिज वोमेन जो मैरिज हो किसी महिला की मैरिज हुई उसका सुसाइड के बारे में क्या था, सेक्शन 113A में था, ये अमेंडमेंट के द्वारा बढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, प्रेज्यूम्पशन एज टू डाउरी डेथ इज लेड डाउन इन। डाउरी डेथ ये भी बाद में एक्सप्लेन किया गया था, अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था सेक्शन 113B में। सेक्शन 113B में अमेंडमेंट के द्वारा इसको लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, स्टॉपेल हैज बीन डिफाइंड अंडर। स्टॉपेल, स्टॉपेल को हमने अच्छी तरह से डिफाइन किया था एक सेक्शन में, इस सेक्शन में सेक्शन 115 में स्टॉपेल, और स्टॉपेल का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बता रहे हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 62 में स्टॉपेल इज, स्टॉपेल क्या है, रूल ऑफ एविडेंस। एविडेंस के नियम जो बताता है वो क्या है, स्टॉपेल है। क्वेश्चन नंबर 63, dumb witnesses may give his evidence by writing or sign in open court. Such evidence shall be deemed to be. ऐसे एविडेंस कैसे होते हैं, ओरल एविडेंस होते हैं। डम्ब विटनेसेस के द्वारा, अभी हमने बोला जो बोल नहीं सकता उसके द्वारा एविडेंस कैसे दिए जाएंगे, कोर्ट में जाएगा सिग्नेचर से या राइटिंग में उसके होंगे, वो होगा वो इसका डम्प विटनेसेस होगा। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 64, अंडर सेक्शन 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रिविलेज इज अवेलेबल टू। ये किसके बीच में है कि वाइफ और हस्बैंड में। अगर वाइफ इसमें अंडर सेक्शन 122 में हमने बताया था, अगर वाइफ कोई केस करती है तो हस्बैंड उसका सुइटेबल विटनेस होगा, और हस्बैंड केस करता है तो वाइफ उसकी सुइटेबल विटनेस होगी। क्वेश्चन नंबर 65, एंड अ कंप्लायंस इज ए कॉम्पिटेंट विटनेसेस। अंडर सेक्शन किस में था, 133 में था, 133। क्वेश्चन नंबर 66, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 व्हाट नंबर of witnesses will be required to prove of any fact। एविडेंस एक्ट के में कितने लोग कम से कम चाहिए कि वो जो है प्रूव करे। नो पार्टिकुलर, इसमें कोई भी जरूरत नहीं, नो पार्टिकुलर नंबर, कोई नंबर इतने की जरूरत नहीं कि 2 ही लोग होना चाहिए, 3 लोग होना चाहिए, 5 लोग होना चाहिए। वो बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ, जितने पर वो प्रूफ हो जाए, उसमें कोई संख्या की जरूर वो नहीं है निश्चित की इतनी संख्या में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स दैट जज विल डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। जज कब भी डिसाइड कर सकता है, सेक्शन जज को पावर दिया गया है सेक्शन 136 में, सेक्शन 136 में उसको पावर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68, लीडिंग क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर कितना, लीडिंग क्वेश्चन हैज बीन डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट अंडर विच सेक्शन, विच सेक्शन, किस सेक्शन के अंडर में ये डिफाइन किया गया था लीडिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन सेक्शन 141, सेक्शन 141 में लीडिंग क्वेश्चन के बारे में डिफाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग। लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, इसको भी हमने एक्सप्लेन किया, जब क्रॉस एग्जाम होता है, किसी का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तब उसमें से हम उसके लास्ट में लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन क्लोज होने के पहले हम जस्ट बिफोर उसको लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट was admitted by the Criminal Law Amendment Act 2005। सेक्शन 154 में इसके बारे में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, अंडर विच प्रोविजंस अ विटनेसेस कैन रिफ्रेश हिज मेमोरी। अपनी मेमोरी को, इसमें 2 चीजें बताई गई थी, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए अगर किसी ने पहले कोई एविडेंस
कलेक्ट किया है और उसको रिलीक करके उसमें लगाया है कोर्ट में, और वो कई साल बाद या कुछ दिनों बाद जाता है तो कोर्ट के परमिशन से उसको देख सकता है कि अगर देख लेगा तो उसकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी और उसका क्रॉस वो दे सकता है। अंडर सेक्शन था ये 159। सेक्शन 159 में ये इसके बारे में बताया गया था कि रिफ्रेश अपनी मेमोरी वो कैसे कर सकता है। तो अभी इसमें से हमने 71 क्वेश्चंस इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट थे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उन्हें हमने डिस्कस किया। ऐसे ही क्वेश्चन 200-300 इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट में हो सकते हैं जब सेक्शन वाइज उसको तैयार करेंगे, और इसके कई क्वेश्चंस हैं ऐसे जो जुडिशियल एग्जाम्स में आते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये पूरे लॉ के लिए। इंडियन एविडेंस एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो अब इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट हमने इसमें कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्ट हम नेक्स्ट पार्ट से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट अगर आप 1-2 बार देखते हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हो गया। ओके, थैंक यू, जय हिंद।